बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद। आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के 7वें लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर खिदमत। कराची यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स की आमद है और आप लोग तमाम लोग एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाएंगे। इस सिलसिले में एनालिसिस ऑफ वेबसाइट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑनलाइन जर्नलिज्म के कोर्स आउटलाइन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये अक्सर क्वेश्चंस भी आता है। आइए टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ वेबसाइट्स क्या चीज़ है। तो एनालिसिस ऑफ वेबसाइट्स एक प्रैक्टिस है, टेस्टिंग है, एक वेबसाइट का एनालिसिस है जिसमें हम परफॉर्मेंस देखते हैं वेबसाइट की। हम ये देखते हैं कि उस वेबसाइट को कितना पसंद किया जा रहा है, लोग उस वेबसाइट पे कितना विज़िट करते हैं और वो कितनी यूनिक है और कितने लोग उसे हर रोज़ डेली बेसिस पे देखते हैं और कितनी पसंद की जाती है वो वेबसाइट, कितनी रिलायबल है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम वेबसाइट का एनालिसिस में चेक कर रहे होते हैं। किसी भी वेबसाइट के सोशल इम्पैक्ट क्या हैं, वो वेबसाइट सोशल वेलफेयर में कितनी इम्पोर्टेंट रखती है, उसका क्या रोल है और ओवरऑल लोग कितना उसे पसंद करते हैं, कितनी रिलायबल है। ये तमाम चीज़ें भी कभी कभी वेबसाइट के एनालिसिस में आती हैं। लेकिन बेसिकली किसी चीज़ का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी स्पीड, कंपटीशन और उस पर कितने लोग विज़िट करते हैं, ये मेन वेबसाइट एनालिसिस का टॉपिक होते हैं। वेबसाइट एनालिसिस क्या है? सबसे पहले वेबसाइट एनालिसिस हमें ये बताता है, हम वेबसाइट के परफॉर्मेंस को जांचते हैं और हम ये देखते हैं कि उस वेबसाइट की कितनी इम्पोर्टेंस है और वो वेबसाइट कितनी ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल में है और कितने लोग डेली बेसिस पर वेबसाइट का विज़िट करते हैं। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ हम वेबसाइट की स्पीड को देखते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। हम परफॉर्मेंस देखते हैं, हम के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, हम वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो वेबसाइट किस हद तक सोसाइटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये बातें अभी हमने इससे पहले भी की थी कि कोई भी एक स्टैंडर्ड वेबसाइट मल्टीपल पेजेस पर मुश्तमिल होती है, जिसके बहुत सारे पेजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा किसी भी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को नापने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यह है कि वो गूगल के ऊपर कितनी दफ़ा सर्च की जा रही है और वो किस हद तक सोसाइटी के लिए बेनिफिशरी है और किस हद तक इंफॉर्मेटिव है और किस हद तक उस साइट से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ हम वेबसाइट के एनालिसिस में देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि महीने में कितनी दफ़ा इस वेबसाइट का विज़िट किया गया, साल में कितनी दफ़ा इस वेबसाइट का विज़िट किया गया, कितनी ज़्यादा डाउनलोडिंग इस वेबसाइट से हुई, कितनी न्यूज़ इस पे पढ़ी गई हैं, कौन सी स्टोरी इस वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही है। ये तमाम चीज़ें भी वेबसाइट के एनालिसिस में आती हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वेबसाइट का एनालिसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वेबसाइट को सामने रखते हुए उसकी कमज़ोरियाँ परखी जाती हैं और उसको अपडेट किया जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है वेबसाइट के एनालिसिस का। ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ये भी वेबसाइट एनालिसिस के पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं। हम किसी भी वेबसाइट को ग्रेड करने के लिए 4 इम्पॉर्टेंट पैराडाइम्स की या 4 इम्पॉर्टेंट स्केल्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्केल जो है एक्सीलेंट, सबसे पहला स्केल जो है आपको बताया एक्सीलेंट है। उसके बाद गुड, नॉट गुड, बट इंटायरली बिल्कुल बकवास नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा है, और अनलेस यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी लोग इसे रिजेक्ट कर दें टोटली। कोई भी वेबसाइट डेफिनेटली इसी पर्पस के लिए बनाई जाती है, इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती है, डेवलप की जाती है ताकि लोगों को फ़ायदा हो। एक न्यूज़ चैनल, एक न्यूज़पेपर
भी अपनी वेबसाइट इसलिए बनाता है कि लोगों को उससे से ज़्यादा फ़ायदा हो या उसका बिज़नेस बढ़े। मेन चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जितना ट्रैफिक आएगा इतनी वेबसाइट की से बढ़ेगी, उस वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी और सर्च इंजन में वो वेबसाइट टॉप पर आएगी। पॉपुलैरिटी के ग्राफ को देखने के लिए ये भी देखा जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वो वेबसाइट कितनी टॉप पर है। तो ये 4 मेजर क्राइटेरियाज हैं: एक्सीलेंट, गुड, नॉट गुड, अनलेस। ठीक है, इन चारों क्राइटेरिया के को सामने रखते हुए किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस किया जाता है या उसे ग्रेड किया जाता है। ये देखिए एक एग्जांपल किसी भी वेबसाइट के एनालिसिस की आपके सामने कुछ क्राइटेरियाज हैं, वेबसाइट के ग्रेडिंग के भी यहाँ पर भी हैं। ये देखिए अलग अलग किस्म के क्राइटेरियाज होते हैं। ये देखिए ये कुछ स्केल्स हैं, इनको याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है। को देख लीजिए गौर से, सारे पैराडाइम्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं और ये ग्रेडिंग के क्राइटेरियाज हैं कि किस कैटेगरी के अंदर क्या रैंक लिया या क्या ग्रेड लिया। ये वेबसाइट का एनालिसिस की एक क्लासिकल एग्जाम्पल आपके सामने है। किसी भी वेबसाइट को परखने के लिए, उस वेबसाइट को ग्रेड करने के लिए या उस वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स से गुजरना होता है। याद रहे ये सारा डेटा मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक से लिए हैं। काइंडली आपको डिटेल से पढ़ना है तो वो बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वहाँ से आप डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, कितनी ज़्यादा उसको हम नेविगेट कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा वो नेविगेबल है, यानी कितना बड़ा उसका व्यू देख सकते हैं, कितना एक्स्ट्रॉर्डनरी जा सकती है, कितनी लेस हो जा सकती है, कितनी रिसाइजिंग कर सकते हैं। ये नेविगेशनल स्टडी होती है। दूसरी बात, कितनी वो रीडेबल है, क्या जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आसानी के साथ रीड हो रही है, हेडिंग्स प्रॉपर यूज़ की गई हैं, फॉन्ट्स और कलर्स प्रॉपर इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी के साथ नज़र आ रहे हैं, यानी विजुअल कम्युनिकेशन में कोई रुकावट तो नहीं है। इस चीज़ को बड़ा गौर से देखा जाता है, कौन सी ग्राफिक्स यूज़ की गई है, तमाम चीज़ें हम रीडेबल बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कितनी ऑथेंटिक है, ठीक है, कितनी ज़्यादा प्लेजिंग है, कितनी ज़्यादा देखकर उसे खुशी महसूस होती है, कितनी ज़्यादा उसको हम स्टैटिकली देखा जाता है कि बनाई कितनी ज़्यादा स्टैटिकली उस वेबसाइट को डेवलप किया गया है, कौन क्या डिज़ाइन के रूल्स को फॉलो किया गया है। मींस उसे वेबसाइट को देखने के बाद कोई बोरियत का एहसास ना हो। बंदों विज़िट तो कर लिया, इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी है, बट डिज़ाइनिंग बहुत ख़राब है तो कोई भी आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं करेगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। अलाइनमेंट प्रॉपर हो, ठीक है, एस्थेटिकली प्लेजिंग फील आ रही हो, देखकर मतलब पढ़कर देखकर उस वेबसाइट का विज़िट करके खुशी का इजहार हो रहा हो, हमें उसका हमारे इमोशंस नेगेटिव ना जाएं, हमारा फीडबैक नेगेटिव ना जाए उस वेबसाइट के ऊपर। हमें ये देखना होता है 4th पार्ट में कि कितनी इन्फॉर्मेटिव है वो वेबसाइट। डेफिनेटली कोई भी वेबसाइट का जब विज़िट करता है तो उसे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तमाम इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत के मुताबिक है मौजूद है या नहीं, क्या आप जो बटन क्लिक कर रहे हैं वो बटन प्रॉपर उसी इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। आपके पास मल्टीपल गेस्ट बुक हैं, डिस्कशन फॉर्म्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, क्लियरली एक्सप्लेन हुई हुई चीज़ें हैं। तो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी इतनी ज़्यादा वेबसाइट पे लोग आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, यानी आपकी वेबसाइट पे इतने ज़्यादा लोग विज़िट करेंगे। देखिए सबसे बढ़कर
आपने बहुत ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स यूज़ नहीं करनी। याद रहे, अगर डिलेइंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो हज़ारों साइट्स आपकी जैसी साइट इंटरनेट पे मौजूद होती हैं, वो कभी भी विज़िटर कभी भी आपकी साइट का विज़िट नहीं करेगा, कभी भी जो आपकी वेबसाइट पे आया है कभी आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं करेगा। किसी उसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, वो आपकी वेबसाइट को छोड़कर कहीं और से अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेगा। आपने वेबसाइट बनाते वक्त, अच्छी वेबसाइट को डेवलप करते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि वो वेबसाइट तमाम ब्राउज़र्स के ऊपर ओपन हो रही है या नहीं, तमाम रेजोल्यूशंस पे ओपन हो रही है या नहीं। अगर हम गूगल क्रोम पे खोल रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रही है, अगर हमें नेटस्केप कम्युनिकेटर ये जो बहुत पुराना हो गया है उस पर खोल रहे हैं तो आ रही है। आजकल आप लोगों को पता है नेटस्केप की जगह आप गूगल क्रोम यूज़ कीजिएगा या फायरफॉक्स यूज़ कीजिएगा या टॉर्च का नाम यूज़ कीजिएगा, ये बहुत पुराना हो गया है, ये इस वेबसाइट से लिया गया है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब हमें ये देखना है कि कोई भी वेबसाइट कोई भी अब कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट कर रही है या नहीं कर रही। कोई वेबसाइट के में जो इन्फॉर्मेशन है वो आउट ऑफ डेटेड तो नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है, बहुत पुरानी तो नहीं है। ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो करेक्ट है, कहीं अलर्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन आप अपलोड कर दें, पता चला बाद में वो कंफर्म नहीं हो रही। तो बहुत ध्यान से अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ को आप अपलोड कीजिएगा। आपको ये अपनी वेबसाइट पे ख्याल रहे, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट में फ़ीडबैक कितनी तेज़ी से कितनी जल्दी फ़ीडबैक आ रहा है, क्या वो टू वे कम्युनिकेशन कर रही है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, या ऐसा तो नहीं कि कोई विज़िटर अपनी आरा का इज़हार ना कर सके। और पर्सनल कम्युनिकेशन जो वेबसाइट का खासा है वो ना हो सके। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। जो आपने इंफॉर्मेशन या जो न्यूज़ स्टोरी या कोई भी फीचर या कोई भी कॉलम आपने अपलोड किया है वो ताज़ा है, ये ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया हो। तो बिल्कुल नए वर्जन के साथ नई खबर आपको प्रेजेंट करनी होगी। अगर ख़बर में कोई अपडेट हो रही है तो उसका फॉलोअप देना होगा साथ, और नई इन्फॉर्मेशन को आपको, जैसे एक न्यूज़ बनाते हैं, नई इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर आनी चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। जैसे कि अभी भी बात की थी, किसी अच्छी वेबसाइट के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली क्वालिटी, जो भी आपने कोई ऐसी प्राइवेसीज ना लगा दी हो। फॉर एग्जांपल आपके एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है, या आपने कोई ऐसी वेबसाइट डेवलप की है जो किसी अखबार से ताल्लुक़ रखती है, तो इतने रिस्ट्रिक्शंस ना हो कि बंदा पूरी स्टोरी ही ना पढ़ सके। तो लोगों को, अपने विजिटर्स को इतना फ्रीडम दिया जाए कि वो न्यूज़ गैदर कर सके और न्यूज़ को बहुत आसानी के साथ पढ़ सके और अपनी आरा का इजहार कर सके। किसी अच्छी वेबसाइट की ख़ास बात ये होती है कि जो भी यूज़र कोई ख़ास पॉइंट, कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड तलाश करना चाह रहा है, या किसी स्टोरी का ख़ास पार्ट तलाश करना चाह रहा है, क्या कोई ख़ास नाम तलाश करना चाह रहा है, वो आसानी के साथ सर्चेबल हो। अगर वो कंट्रोल F प्रेस करता है और अपना कोई कीवर्ड डालता है और वो कीवर्ड उस आर्टिकल में मौजूद नहीं है बट लेकिन हेडिंग में या कहीं शो किया गया, तो ये चीज़ अच्छी कंसिडर नहीं की जाती।
कंसिस्टेंट हो आपके पास वेबसाइट पे, रेलेवेंसी हो। मेन चीज़ ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट हो और कंसिस्टेंसी के साथ रिसीव हो रही हो। जो भी आपका पेज है आइडेंटिफाइड हो, पता उसकी आइडेंटिटी हो, लोगो क्लियर हो। फॉर एग्जांपल जियो की वेबसाइट पे कोई जा रहा है तो आप उस पे प्रॉपर लोगो लगा हुआ हो और हेडिंग प्रॉपर हो। जो भी पेज क्रिएट किया जा रहा है उस पेज का कंटेंट बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए और जो कंटेंट के बारे में कहा गया हो वही कंटेंट वह उस पेज के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट किया जा रहा हो। अपने क्लाइंट को या अपने रीडर को, अपने विजिटर को आपने अपने ये बताना होगा, अगर कोई चेंज करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपने बतानी होगी कि ये बताना होगा कि इस कंटेंट के अंदर क्यों चेंज आया है। फॉर एग्जांपल कोई करेक्शन आ जाती है बाय मिस्टेक, आपने अपने न्यूज़ में, अपने ब्लॉग में कोई गलती से लिख दी, तो करेक्शन करते वक्त ये रीडर को ज़रूर बता दिया जाए कि ये करेक्शन की गई है। हो सकता है उसने अपनी किसी रिसर्च रिपोर्ट में आपकी ख़बर का, आपकी स्टोरी का हवाला दिया हो और पता चला कि वो इन्फॉर्मेशन आपने करे दोबारा से अपडेट की है, तो क्लाइंट भी ये आपके ऊपर लाजिम है कि जिस बंदे ने, जिस क्लाइंट ने, जिस विजिटर ने, जिस रीडर ने आपके ब्लॉग से या आपके न्यूज़ से खबर ली है वो भी चेंज कर सके। आपको प्रॉपर साइट मैप बनाना होगा, एक ऐसी वेबसाइट जिस पे बहुत आसानी के साथ तमाम कंटेंट, जो रेलेवेंट कंटेंट है वो मिल सके। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सर्च की फैसिलिटी एक अच्छी वेबसाइट की निशानी होती है। तो ये कुछ ख़ास बातें हैं जो किसी एक अच्छी वेबसाइट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। देखिए, आप यूज़र को इतनी ईज़ प्रोवाइड करें, इतनी आसानी प्रोवाइड करें कि वो बैक हो सके या किसी ख़ास इंफॉर्मेशन तक दोबारा आ सके। आपके लिंक्स की समरी होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो मैंने आपको कहा बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट, टू द पॉइंट हो और लिंक बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। कोई ऐसी एम्बिग्यूज जो इररेलेवेंट, बायस्ड, जो मुश्किल पेचीदा टेबल यूज़ ना करें आप अपने कंटेंट की कैटेगरी में। जो भी स्टैंडर्ड फीचर हैं जो ठीक है, जिसको आप नेविगेट कर सकते हैं, यानी जिसे बहुत आसानी के साथ देखा जा सकता हो, वो स्टैंडर्ड हो। ऐसा ना हो कि किसी और ब्राउज़र में कुछ और रिज़ल्ट आ रहा है, कोई और किसी और ब्राउज़र में कोई और रिज़ल्ट आ रहा है। आज के दौर में रिस्पॉन्सिव वेब बनती है, काइंडली ये पॉइंट अपने पास नोट करके रखिएगा। रिस्पॉन्सिव वेब वो होती है जो हर किस्म के मीडिया में, बिल्कुल मीडिया से मतलब 3 स्क्रीन, टेलीविज़न, अब पर भी लोग आजकल वेबसाइट्स को कैप्चर करके देख रहे होते हैं, स्मार्ट टेलीविज़न के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, ठीक है, टैब के ऊपर, एक ही वेबसाइट एक ही तरह चले। ऐसा ना हो कि कहीं रेजोल्यूशन कुछ है, कहीं आधा हिस्सा नज़र आ रहा है। तो इस तरह की वेबसाइट जो तमाम स्क्रीन्स के ऊपर यकसा नज़र आती हैं, देखी जा सकती हैं, जब हर स्क्रीन के ऊपर एक्सेसिबिलिटी हो, एक्सेस हो, वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाती है। देखिए, 4 मेन स्टेप्स होते हैं कंटेंट के, 4 मेन टाइप्स हैं किसी भी कंटेंट की जो किसी भी वेबसाइट पे होती हैं। देखिए, स्टैटिक, कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत कम जिसे चेंज हो सके और डेली बेसिस पर, स्टैटिक वेबसाइट है। कोड्स क्लियर हो, डायनामिक, जो भी नया सेशन है वो अपडेट हो रहा हो, फंक्शनल मेन्यू बार्स प्रॉपर हो, इंटरेक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी एरिया है आसानी, जो फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म फिल करना है वो आसानी के साथ फिल हो रहा हो। 4 मेजर, स्टैटिक हो, डायनामिक हो, फंक्शनल हो और इंटरेक्टिव हो। ये 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू
कोई भी कंटेंट तक एक्सेस ले रहा होता है। तो ये 4 मेजर पार्ट हैं किसी अच्छी वेबसाइट के। ये देखिए, किसी भी वेबसाइट का ऑडिट का क्या मैप है, जो अभी मैंने के सामने बात की। सर्च इंजन वेबसाइट के टेक्निकल एलिमेंट क्लियर हो, वेबसाइट पे कन्वर्सेशन हो रही हो, लिंक्स प्रॉपर हो, इंटरनल लिंक्स प्रॉपर हो, जो इन्फॉर्मेशन का आर्किटेक्ट बनाया गया है, जो इन्फॉर्मेशन का डिज़ाइन किया गया है वो प्रॉपर ऑन हो रहा हो, एक्सेसिबल हो, जो लिंक है उस पर क्लिक करके सेम वही मटेरियल आए जिस पर क्लिक किया गया हो, ठीक है। कीवर्ड सर्च किए जा सकें, पेजेस को प्रॉपर वे में व्यू किया जा सके, इंडेक्स प्रॉपर हो, और इसको एनालिसिस करने का भी ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। ये एक जिसे आप एनालिसिस मैप भी कह सकते हैं। लीजिए इसको, ठीक है जी। एक वेबसाइट के एनालिसिस जो मैंने बातें की, ठीक है, तमाम अभी आपको जो चार्ट दिखाया है उसी की डिटेल है। लिंक एक्सटर्नल इंटरनल लिंक ब्रोकर नहीं होने चाहिए, प्रॉपर हो, उस पर क्लिक किया जा रहा हो, ठीक। बैक लिंक होना चाहिए, बैक यानी अपने कंटेंट के ऊपर दोबारा जा सके। ये सारी बातें अभी मैंने आपके सामने की हैं। यूज़र को जो चीज़ चाहिए है वो चीज़ ही मिले, और डिलेइंग टैक्टिक्स ना हो, डिले ना हो रहा हो आपकी वेबसाइट। देखिए, आपने जो इमेजेस यूज़ किए हैं वो इमेजेस फ़ौरन अपलोड हो जाएं और डाउनलोड भी हो जाएं। इस चीज़ का ख्याल रखना होगा आपके पास, और क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। डाउनलोड तो जल्दी हो रहे हैं बट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इस तरह की वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका डोमेन प्रॉपर हो, डोमेन की वैलिडिटी ख़त्म हो रही हो तो वेबसाइट डिसअपीयर होने से पहले डोमेन को अपडेट करा लिया जाए। डोमेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पहले या दूसरे लेक्चर में आप चेक कीजिएगा कि डोमेन किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। आप इस चीज़ को देख लीजिए कि आपकी वेबसाइट या आपके पेजेस उस जब सर्च इंजन पे डाले जा रहे होते हैं तो फ़ौरन कीवर्ड्स के साथ ही अपीयर हो जाएं। प्रॉपर कीवर्ड्स मैच कर रहे हो आपकी वेबसाइट के साथ, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। और जो भी रेलेवेंट कंटेंट है वही कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, वही हैशटैगिंग आपने यूज़ करनी है जो प्रॉपरली मैच हो रही हो। अदरवाइज़ ऐसी हैशटैगिंग का या कीवर्ड्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस बात को इंश्योर किया जाए कि अगर आपकी कोई न्यूज़ की वेबसाइट, न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है या ब्लॉग्स है, उसके दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी लिंक्स मौजूद होने चाहिए ताकि लोग और आपकी वेबसाइट का विजिट कर सकें। ये देखिए एक एग्जाम्पल, जो बातें हमने की, किस तरह एनालिसिस किया जा रहा है एक वेबसाइट का। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है के सामने, देखिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने है। एक अच्छी अगर क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं किसी अच्छी वेबसाइट के, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बिल्कुल इसी तरह लेक्चर डिज़ाइन किया है ताकि आप आराम से जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस स्लाइड्स के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे प्रॉपर। कैरेक्टरिस्टिक अच्छी वेबसाइट की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देखिए फंक्शनल हो, कोई प्रॉब्लम ना रहा हो, वेबसाइट जो डोमेन है आसानी के साथ वो वेबसाइट तक रिसाई हो।
एक विज़िटर बग़ैर किसी हर्डल के उसके तमाम फंक्शंस तक पहुंच सके, तमाम इंफॉर्मेशन तक पहुंच सके आसानी के साथ। जो भी टॉपिक आपने यूज़ किया है वो रेलेवेंट होना चाहिए, फंक्शनल हो, आसानी के साथ आ जाए और रेलेवेंट हो। देखिए, कोई ऐसा कंटेंट यूज़ ना करें जो आपके हेडिंग से या इमेज से इररेलेवेंट हो या उस वेबसाइट से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। कभी ऐसा कंटेंट हमें यूज़ नहीं करना, हमेशा रेलेवेंट कंटेंट आपने यूज़ करना होगा। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर मॉडर्न ट्रेंड, जो मार्केट के ट्रेंड हैं, जिस तरह न्यूज़ के प्रेजेंटेशन स्टाइल्स हैं, जिस तरह दूसरे न्यूज़ चैनल या वेबसाइट्स खबरें प्रेजेंट कर रही हैं, वो तमाम के तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद हों। वीडियो लिंक्स भी हों, ऑडियो लिंक्स हों, पिक्चर्स की ऑप्टिमाइजेशन हो, ये तमाम चीज़ें आपकी वेबसाइट का खासा होना चाहिए। मैंने आपको कहा ऑप्टिमाइजेशन, डाउनलोड स्पीड प्रॉपर हो, डिले ना हो, इसकी बात हमने कर ली। हर ब्राउज़र पे, हर डिवाइस पे चल जाए, इसे हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। रिस्पॉन्सिव, मैंने जैसे अभी आपको कहा, हर डिवाइस के ऊपर चल जाए। ऐसी वेब डिज़ाइन करें जो रिस्पॉन्सिव हो, पीसी मॉनिटर पे भी चल जाए, मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाए। इस तरह की वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। परफॉर्मेंस और स्पीड, ठीक जनाब, एक ही चीज़ से रेलिवेंट हैं ये चीज़ें, बट आप अलग अलग हेडिंग बनाकर अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन हो वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल और वैलिडिटी, ये दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होती हैं किसी भी वेबसाइट की। हमने इथिक्स के टॉपिक के अंदर भी इसको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, देख लीजिए। अच्छा, जो भी आप विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है उसे अपने मतलब की चीज़ मिल जाए और वो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करने से आसानी के साथ नेविगेट भी हो रही हो, इस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए। आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। किसी भी वेबसाइट में, ऑनलाइन वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट शुड बी सिक्योर। ऐसी वेबसाइट ना हो जिसमें कोई विजिटर अगर यूएसबी लगाता है या कोई चीज़ लगाता है तो उसके पास वायरस आ जाए, तो इस चीज़ से आपने बचना होगा। सिक्योरिटी, ये SSL सिक्योरिटी आपको यूटिलाइज करनी होगी, ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है। ओके, लिख लीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आएगी। अपने दोस्त, अपने होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। आइंदा नई क्लास के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।